भेजे रिंग और एक स्ट्रिंग लगा दिया था, इससे साथ एक ब्लॉक अटैच कर दिया। दोनों का मास क्या था? इसका रिंग का एम और ब्लॉक का स्मॉल है ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L and this is released from rest। पूछा है कि when the string becomes vertical what is the displacement of ring, ठीक है ना। सो इसमें आइडिया क्या है? रॉड के बारे में बताया, स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम लोड, इस पे एक्सटर्नल फोर्स देखो, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में है? देखते हैं कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है। इसका वेट mg, इसका वेट वर्टिकल, रॉड का नॉर्मल एंड वर्टिकल, फ्रिक्शन है नहीं, स्ट्रिंग का टेंशन इंटरनल होगा, एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, है ना। मतलब एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, दोनों रेस्ट में था, तो थ्रू आउट Vxcm जीरो। सर मैम दैट मींस ये पूरा मन में सोच लिया, हमने एक बार लिखवा दिया था, अब क्या करोगे? डेल्टा XCM विल बी बोल दो इतना, ये सारा प्रोसेस मन में सोचना, अभी हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख सकते हो इन एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स इज जीरो, मतलब कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स इज जीरो। मैंने अच्छा से लिखा नहीं लेकिन समझ जाओ। अब हम बात करते हैं डेल्टा XCM इज जीरो, लेट्स दिस रिंग गोज टू दिस पोजीशन, डिस्टेंस x, स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा? क्या दिया? वर्टिकल हो गया, ये ऐसे आ गया, दिस इज पूर्ण मास। ये ब्लॉक देखो तो एक्स डायरेक्शन में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? कैन बी से कि ये हुआ है एक्स डायरेक्शन में, ये यहां था, अभी यहां है, इसका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये कितना है बच्चों? L माइनस x। सो स्मॉल m रिंग जो है वो मूव किया है x इधर टुवर्ड्स राइट, 2m किधर मूव किया है? बॉल मूव किया कितना? L माइनस x टुवर्ड्स लेफ्ट। पीयूष चांदवानी क्लियर? ये डेल्टा XCM जीरो, क्या लिखते हैं? m1 रिंग का मास m, राइट को पॉजिटिव ले लिया, mx प्लस 2m L माइनस एक्स, क्या लिखूं? लेफ्ट हैंड माइनस ऑफ L माइनस एक्स, L माइनस एक्स किधर है? लेफ्ट, तो इस डायरेक्शन का पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, डिवाइड बाय टोटल मास m1 x1 plus m2 x2 delta x2 that is equal to delta xm which is 0, और यहां से जस्ट सॉल्व कर लोगे, x आ जाएगा, ये mx हो गया, ये हो जाएगा 3mx, 2mx, तो 3mx that is equal to 2ml divided by 12 by 3। क्या किसी को आंसर आया था? ये आपकी आवाज अटक रही है, रितेश ने बताया। सर बोर्ड ब्लर है। यस सर, बोर्ड भी ब्लर है। साक्षी तुम्हारी आवाज भी थोड़ा अटक के आ रही है, थोड़ा नहीं बहुत। आना शुक्ला, बोर्ड ब्लर दिख रहा है? यस
यस सर, बोर्ड ब्लर दिख रहा है। ये सोचो एक ब्लॉक था जिसका मास 2m है, जिसमें एक सेमी सिलिंड्रिकल कैविटी है, और इस ब्लॉक को ना यहाँ से कट कर दिया है। ये दो पार्ट है, दोनों का मास कैपिटल है। दोनों का मास कैपिटल है। And this track is smooth. बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये बहुत ही स्मूथली ज्वाइंट है, टच कर रहा है, सो दैट द बॉल कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस ब्लॉक टू दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक का नाम लेते हैं सपोज ए, इस ब्लॉक का नाम लेते हैं बी। अब इसके मोशंस को एनालाइज करना है। इसको रिलीज कर दिया, ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे आएगा, है ना। क्या ये कैपिटल एम मूव करेगा क्या? पीछे से भी कोई बताओ, मतलब ऑनलाइन वाले भी बताना। कैपिटल एम क्या मूव करेगा? नो सर। ये ब्लॉक क्यों नहीं मूव करेगा? नहीं सर। ये दीवार रोक के रखेगा, है ना। अगर किसी मोमेंट पे सपोज ये यहाँ पे आ गया, कितना एंगल, लेट्स कीप थीटा एंगल, ये नीचे आ गया, इसका स्पीड बढ़ रहा है। ये स्मॉल एम कैपिटल एम पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? इधर। स्मॉल एम कैपिटल एम पे इधर फोर्स लगा रहा है। इस एन का कंपोनेंट दो, ये एंगल थीटा, सो दिस इज थीटा। एन कॉस थीटा इधर और एन साइन थीटा नीचे। कैपिटल एम की बात करते हैं, तो ये एन साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स। ये ब्लॉक को चाहेगा ये एन के नीचे ले जाए, बट ये सरफेस रोक के रखेगा। ये सॉरी एन साइन थीटा, मैंने कॉस थीटा बोल दिया क्या? एन साइन थीटा बोला था। और एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा? वर्टिकल वॉल का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। तो अगर कोई कहे कि ये वर्टिकल वॉल का नॉर्मल रिएक्शन कितना है एन डैश किसी मोमेंट पे, तो तुम बताओगे कि सर एन डैश जो होगा वो एन कॉस थीटा होगा। सर हाँ बोलो। सर वो एन साइन थीटा को तो मतलब mg भी आएगा ना उसमें? हाँ आएगा, मैंने कैपिटल एन माइनस mg। हाँ, और अगर हम बात करें कि n sin थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, तो ये सपोज n डबल डैश लिखता हूं। तो अगर कैपिटल M का एफबीडी बनाएंगे, फिर ड्रॉ कैपिटल M पे लगेगा कैपिटल mg और n sin थीटा और n डबल डैश लिख सकते हैं। कैपिटल M तो रेस्ट में ही रहेगा, ये हम लोग लिखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल एम। स्मॉल एम नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, इसका स्पीड बढ़ रहा होगा। कैपिटल एम का स्पीड 0। कोई बता सकता है क्या कि व्हेन स्मॉल एम विल रीच हियर एट द लोएस्ट पॉइंट, व्हेन स्मॉल एम विल रीच एट लोएस्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द स्पीड इफ रेडियस इज r? Just before transferring the B block, what is the speed of the ball? कंजर्वेशन √2gr। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आर हाइट नीचे आया ना, वर्क एनर्जी टर्म लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी लिख सकते हैं रूट। तो पहला सवाल लिखो, फाइंड speed of the ball
speed of the ball when it reaches bottom of the block A. सॉल्यूशंस में लिखोगे 2 4 5 9 बच्चे ही आएंगे। So when the ball will shift A block to B block, जैसे यहाँ पे आएगा भी ये ऊपर जाएगा बच्चों। जैसे ये ऊपर गया तो क्या होगा, ये नॉर्मल बी ब्लॉक मूव करेगा। इस डायरेक्शन में। इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट, कोई भी पोजीशन में सपोज ये एंगल फाई ले लिया तो ये एंगल फाई हो गया। n cos फाई को तो यहाँ का नॉर्मल बैलेंस करेगा, बट n sin फाई को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं कैपिटल M का। सो कैपिटल M will start accelerating in this direction। क्लियर ना? अब जैसे से ये ऊपर जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि स्मॉल m बॉल का वेलोसिटी कम होते जाएगा। क्यों कम होगा? रीजन इज कि एक तो ये वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है, इसको वेलोसिटी दे रहा है काइनेटिक एनर्जी, और ये ऊपर भी जा रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर भी जा रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। दोनों किसके कॉस्ट पे आएगा? इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। एनर्जी के टर्म में देखें, फोर्स के टर्म में देखें तो फोर्स देखो इधर लग रहा है, एन लग रहा होगा, mg लग रहा है ना। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका स्पीड कम हो रहा है। मुझे ये बताना है कि ऊपर जाते जाते मैक्सिमम हाइट तक कितना दूर जा सकता है। फाइनली क्या होगा, ये ऊपर जाते जाते इसके रेस्पेक्ट में दिस विल कम टू रेस्ट आएगा ना। तो क्या ये यहां तक पहुंचेगा या पहले कहीं रुक जाएगा? अश्विन क्लियर हो रहा है? सवाल ये है ये यहां तक पहुंचेगा या टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचेगा, मुझे ये निकालना है। ओके तो लिखो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, find the maximum height that the ball will reach on the block B. R minus cos theta. हाँ वो थीटा ही तो निकालना है। प्रीति बोले क्या? बच्चों अभी मैं समझा रहा था ये कि when it will reach at maximum height, तो हमने समझाया कि B के रेस्पेक्ट में जब ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाए तो वो मैक्सिमम हाइट पे है। B के रेस्पेक्ट में जब तक इसका स्पीड रहेगा तब तक ये ऊपर जा रहा है। So ball will reach at maximum height when it comes to rest with respect to block B। ये मेन कॉन्सेप्ट यही है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन इससे पहले तुम लोगों ने ये भी बताया कि सर ये ना बी ब्लॉक जो है ना वो इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो लेट्स इसका वेलोसिटी है v या v डैश ले लेता हूं, इसका वेलोसिटी है v डैश। तो बता इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में आ गया तो इसका भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी होगा? v डैश। इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में, मतलब दोनों का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम हो। समझ में आ रहा है ना? अब हम बात कर रहे हैं किस मोशंस का, जब ये इस पे आ गया है तब ये इनिशियल सिचुएशन है जिसमें इसका इधर वेलोसिटी था v0 जो कि कितना था √2g/r। ये इनिशियल मोमेंटम जो इसका वेलोसिटी 0 और ये फाइनल सिचुएशन, इसके बीच में अब हम बात करते हैं x डायरेक्शंस का
linear momentum का? Will it be remain conserved? X axis का momentum चेक करते हैं, फोर्सेस कौन सा है? यस सर। स्मॉल mg, कैपिटल mg, n, इस पे x एक्सिस में कोई फोर्स है क्या? स्मूथ नो है, सर। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ये बॉल लगाएगा फोर्स इस पे? नहीं, ये तो दूर चला जाएगा ना, ये कांटेक्ट में भी नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कांटेक्ट में इसको फोर्स लगाएगा, ये किधर जा रहा है? इधर, कांटेक्ट छूट जाएगा। एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व है, तो लिखो क्या आंसर, क्लियर ना? लिखो अप्लाइंग linear momentum conservation in x direction. Applying linear momentum conservation in x direction. किसके लिए? फॉर बॉल प्लस ब्लॉक बी सिस्टम, फॉर बॉल प्लस ब्लॉक बी सिस्टम। What is initial momentum? Initial is equal to final. Initial is a small m into v naught. V naught का वैल्यू पुट करोगे। Final is कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दोनों सेम वेलोसिटी v डैश से मूव कर रहा है, बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो v डैश तो बहुत ही सिंपल सा आ गया, m v नॉट का वैल्यू लिख दिया रूट 2gr अपॉन, बताइए बात समझ में आई? लेकिन कहोगे सर मुझे तो निकालने के लिए आपने कहा था मैक्सिमम हाइट मतलब थीटा निकालना था, आपने तो v डैश निकाला है, क्योंकि v डैश की जरूरत पड़ेगी इसलिए। अब बताओ मुझे थीटा निकाला, मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा है, क्या अप्लाई कर सकते हैं समीक्षा? मोमेंटम कंजर्वेशन से तो हमने क्या निकाला है, इसका वेलोसिटी उस समय क्या होगा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा? r माइनस आर cos थीटा। वो तो तुम्हें थीटा के टर्म में आ रहा है ना, मैक्सिमम हाइट, थीटा ही निकालना है, थीटा नोन है। यज्ञेश ने कहा सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, बहुत बढ़िया यज्ञेश। हम कहेंगे क्योंकि ये सारे सरफेसेस स्मूथ है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, तो लिखो मैंने पहले हिंट दिया था थोड़ी देर पहले, इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, कहां जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बॉल का? कैपिटल एम को काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है और इसका पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन का हिंट हमने पहले दे दिया था। अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अभी इनिशियल सिचुएशन ये है बच्चों, है ना, हाफ m v नॉट स्क्वायर, और रेफरेंस लेवल यही ले लेते हैं, तो हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी 0,
दिस इज इक्वल टू फाइनल। अब देखो कैपिटल बी का तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसका आएगा, सिर्फ बॉल का। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी में तो बी का पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, अब है हाफ कैपिटल एम, और स्मॉल एम भी सेमी वेलोसिटी जा रहा है, तो ऐसे लिखते हैं क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अंकित दिख रहा है बोर्ड? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ऐसे साइड हो सकते हैं, या यहाँ पे बैठ सकते हो अगर थोड़ा एडजस्ट हो। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या लिखना है, पोटेंशियल रेफरेंस यहाँ नहीं है बच्चों, तो कितना हाइट ऊपर गया ये, इज इट आर कॉस थीटा या आर माइनस आर कॉस थीटा, ये रेफरेंस है, तो ये हाइट कितना है, आर माइनस आर कोस थीटा। आर 1 माइनस कॉस थीटा। देखो अभी वीडेस की जरूरत पड़ेगी ना, वीडेस ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, यहाँ से वीडेस का वैल्यू पुट कर दोगे थीटा नॉट आ जाएगा। So small mgr 1 minus cos theta naught is equal to half m v naught स्क्वायर हो जाएगा 2gr माइनस हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, वीडस ये हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर, यहाँ भी है 2gr। यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस इंप्लाइज स्मॉल mgr 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, जितनी यही हाइट है, थीटा नॉट निकाल, थीटा नॉट में तो हाइट यही है r 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, हाफ m कॉमन 2gr कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, चेक इट, दिस इज इक्वल टू हाफ m 2gr कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, सॉल्व करते हैं ना। cos थीटा नॉट एक्चुअली निकाला था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सपोज एंगुलर पोजीशन, mgr कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, 1 माइनस cos थीटा नॉट इज ये डायरेक्टली यहां से बोल सकते थे m डिवाइड बाय ठीक है। अब बहुत एक बढ़िया सवाल ये आता है,
कि इसका स्पीड बी ब्लॉक का स्पीड बढ़ रहा था, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा था बी का स्पीड बढ़ रहा था। पूछेगा बी का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा ड्यूरिंग द मोशन। तो क्या ये सिचुएशंस में स्पीड मैक्सिमम है या फर्दर और स्पीड बढ़ेगा बी का? बढ़ेगा। इसको मिटा रहा हूं। अंश नंबर क्या लग रहा है? ये मैक्सिमम यही मैक्सिमम है। बच्चों ये यहां जाकर रुक जाएगा क्या लग रहा है सर? ये यहां जाकर मैक्सिमम गया फिर क्या ये यही रुक जाएगा या वापस आना शुरू करेगा? अच्छा जब वापस आएगा। आए तो भी अभी नॉर्मल एक्सेस किधर लगेगा? इस पे नॉर्मल इधर लगेगा और ये इस पे इधर लगाएगा। इस ब्लॉक पे अभी भी ये इधर पुश कर रहा है कि नहीं? दैट मींस इस पे इधर और फोर्स लगी रहा है, इसका स्पीड और भी बढ़ेगा। मतलब ये मैक्सिमम नहीं है, इसका स्पीड और बढ़ेगा। कहोगे सर क्यों? ये हमने फोर्स से देखा, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी देखा वो कि जब नीचे आएगा तो इसका मोमेंटम इधर गेन करेगा, तो इसका मोमेंटम इधर बढ़ना चाहिए, है ना? सो फाइनली क्या होगा? ये वापस आएगा और यहाँ पे फिर इधर वेलोसिटी रहेगा, फिर छोड़ देगा। जब छोड़ दिया कांटेक्ट तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर द बी व्हेन बॉल विल रिटर्न बैक टू द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है ना? तो लिखो सवाल। Find the velocity, maximum velocity attained by B in subsequent motion. आज बच्चे कम हो गए यार, आज ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो कम हो गया। सर फिर से रिपीट करो। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा, हाफ कैपिटल एम इनटू वी डबल डैश का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। अब ये कैलकुलेशंस करना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज ये स्क्वायर में है। तो यहां से v1 निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे एंड देन यू कैन सॉल्व। वी कैन सॉल्व, मुझे पता है कैलकुलेशंस थोड़े बड़े होंगे बिकॉज स्मॉल एम कैपिटल एम के टर्म में, लेकिन आइडिया यही है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, वी कैन सॉल्व। इज इट क्लियर? सो बच्चों अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोलिजन। सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं, इसमें टाइम लगेगा 2 to 3 लेक्चर्स कम से कम जाएंगे, 3 लेक्चर्स तो जाएंगे। जो कोलिजन्स को किस टाइप का कोलिजन्स है, कोलाइडिंग बॉडी का मटेरियल कैसा है, उसके बेसिस पे कोलिजन्स को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। किस टाइप के कोलिजन्स? एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा होगा इन इलास्टिक, और तीसरा होता है सर न्यू चैप्टर है क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक। ये न्यू चैप्टर नहीं है, चैप्टर वही सेंटर ऑफ मास है, उसी का एक पार्ट है ना। जैसे हमने पहले डिस्कस किया टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, फिर डिस्कस किया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर डिस्कस किया मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, ये सारी चीज डिस्कस किया। तो ये तीनों कोलिजन्स है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, ये डिस्कस करें। बच्चों अगर कोलाइड किया है दो बॉडी, इसका सपोज v1 स्पीड है, इसका v2 है, v1 इज ग्रेटर देन v2। जब दो बॉडी कोलाइड किया, कांटेक्ट पॉइंट पे जब टच करेगा तो दोनों का वेलोसिटी अलग है। क्या होगा? वहां पे डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी डिफॉर्म करेगा।
क्लियर? अब जब डिफॉर्म होगा तो क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, जैसे स्प्रिंग है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं, ऐसे समझते हैं कि एक बॉडी ऐसा है, कोलिजन को समझना है तो जब ऐसे टच किया, इसका सर बोर्ड ब्लर हो गया। वेलोसिटी कम है तो क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो वैसे ही समझना है आपको, मटेरियल जब डिफॉर्म होगा तो उस मटेरियल में अपने शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी होता है। जैसे रबर, रबर को अगर कंप्रेस किए और फिर अगर छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे क्या जाता है, वापस आ जाता है, अपने शेप को रिगेन कर लेता है। जैसे मान लो कि मैं अभी ये बॉडी है, इनफैक्ट ऐसे थोड़ा सा डिफॉर्म करता हूँ, मैं ऐसे ट्विस्ट किया, ऐसे खींच के तो डिफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया, छोड़ दिया तो वापस आ गया, मतलब अपने शेप को क्या कर रहा है, ये रिगेन कर रहा है। तो ऐसे चीजों को जब अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर ले, अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर ले, तब जो हम लोग बात करते हैं, कहते हैं वो मटेरियल इलास्टिक है। ठीक है ना? अभी और समझाऊंगा आगे। इन इलास्टिक का मतलब होगा कि मटेरियल रिगेन तो करेगा कुछ, लेकिन पूरा का पूरा रिगेन नहीं करेगा, तो कहेंगे उसको इन इलास्टिक। और एक ऐसा मटेरियल हो कि जहां पे ऐसे बेंड किए और वो रिगेन नहीं करे, बेंड ही रह जाए, थोड़ा सा भी रिगेन ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे मान लो गीली मिट्टी है, मिट्टी को गीला कर दो और उसको थोड़ा सा पंच करो, पुश करो, वो पुश होता है लेकिन वापस आता है क्या, तो वो कैसा होगा, नहीं। परफेक्टली क्लियर। तो मैंने बहुत शॉर्ट में भी समझाया, इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। अब डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? इलास्टिक में क्या होगा, मटेरियल रिगेन दियर शेप कंप्लीटली। इन इलास्टिक में क्या होगा, मटेरियल रिगेन दियर शेप पार्शियली। और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, इट विल नॉट रिगेन दियर शेप, होगा डिफॉर्मेशन उतना ही बचा रह जाएगा। इज इट क्लियर? शॉर्टकट में समझ गए इतना? एक हुआ ये टाइप से, तीन पार्ट में हमने कोलिजन्स को तीन टाइप का दिखाया। एक टाइप का कोलिजन्स एक तरीके से हम लोग इसको करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि दो बॉडी अगर कोलाइड कर रहा है और मोशंस जो है एक ही लाइन पे कन्फाइंड हो, मतलब वन डायमेंशन, ये बॉडियां एक ही लाइन पे मोशंस कन्फाइंड, वन डायमेंशनल कोलिजन, उसी को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। मतलब ये क्या, हेड ऑन क्या है, क्या वन, सर वो ऊपर का दिखने दे। ऊपर हाँ, दिख रहा है? ठीक है, यस सर। और नीचे लिख देता हूँ। सो कोलिजन को ही हम दो टाइप में बांट रहे हैं, लेकिन इसका सर स्क्रीन लॉक हो गया है। अटक गया है वीडियो। इसका जो बेसिस है डिविजन्स का, वो दूसरा बेसिस है कि लाइन कैसे कोलाइड कर रहा है, ओरिएंटेशन। वीडियो ब्लॉक, मेरा नेटवर्क वीडियो वीडियो ब्लॉक हो गया है। ओके ओके। क्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन या 2D कोलिजन if motion is in a plane, एक लाइन पे नहीं है। अब हम लोग अपने आप को बहुत सिंपल सा केस लेके चलेंगे, सबसे एक एक करके केस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस है, पहला हेड ऑन और इलास्टिक व्यू। सर वो थोड़ा नीचे लिखो ना। ऊपर का दिखता नहीं। ठीक है, नीचे लिखो, हेड ऑन इलास्टिक
Let's it has velocity v1, it has velocity v2, और अगर collision होना है बच्चों तो v1 must be greater than v2, नहीं तो फिर v2 आगे निकल जाएगा, कोलाइड ही नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग collision माने कि हो रहा है। अब at the moment when it will come in contact, इसका वेलोसिटी v2, इसका वेलोसिटी v1, v1 बड़ा है, क्या होगा, m1 जो होगा वो m2 को पुश करेगा, m1 m2 को पुश करेगा, क्या m2 छोड़ देगा, m2 भी तो लगाएगा फोर्स। ये कौन लॉ बताता है कि m2 फोर्स लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर m2 भी बैक इधर पुश करेगा। अब बताओ इसमें m2 का वेलोसिटी इंक्रीज होगा, m1 का वेलोसिटी डिक्रीज होगा, बिकॉज v1 के इधर लगा। लेकिन जहां कांटेक्ट है, जहां टच कर रहा था पॉइंट, वहां पे अभी तो टच कर गया, बट v इसका वेलोसिटी है ज्यादा, इसका वेलोसिटी कम, तो क्या होगा वहां पे, डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं, डिफॉर्मेशन होगा। अगर ये डिफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, इसी चीज को ऐसे मान लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये हो गया m2 और ये हो गया m1। अब ये स्प्रिंग ऐसे लगा दिया बीच में, मतलब अभी टच किया तो ये जस्ट टच करने वाला पॉइंट हुआ, इसका था v1 और इसका था v2। अब ये नजदीक आएगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो ये नजदीक आएगा। वही चीज यहां भी हो रहा है, मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन उस मटेरियल में रिगेन करने का टेंडेंसी इलास्टिक है। स्प्रिंग भी क्या होता है, इलास्टिक है, मटेरियल में रिगेन करने का टेंडेंसी, तो मटेरियल क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इसका वेलोसिटी कम होगा और इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, बिकॉज स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। अब बताना, ऐसे सवाल हमने न्यूटन वर्क ऑफ एनर्जी में करवाया था कि डिफॉर्म होते होते मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा, शायद अभी नहीं करवाया तुम लोगों का। जब तक इसका वेलोसिटी ज्यादा है इससे, तब तक दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, समझना इस चीज को। इसका वेलोसिटी ज्यादा, इसका वेलोसिटी कम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है। लेकिन इसका स्पीड बढ़ रहा है और इसका स्पीड घट रहा है। एक समय ऐसा होगा कि इसका स्पीड और इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बराबर। जब दोनों का स्पीड इक्वल होगा तो क्या और नजदीक आएगा क्या, नो सर। मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ ये सही है नहीं? तो जैसे ये दोनों का स्पीड अलग है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाया, एक का स्पीड बढ़ेगा और दूसरे का स्पीड घटेगा, और घटते घटते एक समय क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड इक्वल हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। द मोमेंट विल हैव मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। अगर हम स्प्रिंग के साथ बात करें तो कहेंगे कि द मोमेंट द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम कंप्रेशन। इज इट क्लियर? तो क्या होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का कंडीशन, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ द बोथ ब्लॉक विल बी इक्वल। तो इसका मान लो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है तो वेलोसिटी हो गया इक्वल, दोनों कॉमन वेलोसिटी गेन कर लेगा। दिस इज द सिचुएशन एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। लिख लो यहाँ पे, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन द बोथ ब्लॉक विल हैव इक्वल वेलोसिटी। और प्रशांत ऑब्लिक कोलिजन में कुछ पढ़ाया नहीं तो डोंट वरी अबाउट दिस। प्रशांत ने कहा सर ऑब्लिक कोलिजन रिपीट करो, और क्या लक्ष्मी बताए, रिपीट द हेड ऑन। मैंने देर से मैसेज देखा बच्चों। हेड ऑन का मतलब जिसने भी पूछा वन डायमेंशन, एक ही लाइन पे मोशन कन्फाइंड है।
बिफोर कोलिजन भी इसी लाइन पे मोशन था, आफ्टर कोलिजन भी इसी लाइन पे, वन डायमेंशनल मोशन, एक लाइन पे मोशन। सर सभी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे मास्क पहना है। हो गया क्या? इलास्टिक बॉडी अगर है, अगर ये इलास्टिक बॉडी है, मतलब मटेरियल में अपने शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी है, मतलब इलास्टिक बॉडी को रिप्लेस कर सकते हो स्प्रिंग से। स्प्रिंग में भी अपने शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी होता है, अपना उसका क्या हो जाता है, इसमें अभी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, बट ये क्या चाहेगा कि हम नेचुरल लेंथ में आ जाए, मटेरियल भी चाहेगा कि हम नेचुरल लेंथ में आ जाए, अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन करें। तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, दोनों का वेलोसिटी इक्वल हुआ, फिर भी इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर, मतलब इसका वेलोसिटी अभी और बढ़ेगा और इसका वेलोसिटी और कम होगा, है ना। चलो क्या पूछ रहा था मैं, हाँ, सो इसका वेलोसिटी अभी और बढ़ेगा और कम होगा। कब तक ये वेलोसिटी बढ़ते रहेगा? जब तक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में ना आ जाए, है ना। मतलब जब तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाए, या इसकी बात करें तो जब तक अपना मटेरियल अपना पूरे शेप को रिगेन ना करे। तो जब ये पूरे शेप को रिगेन कर लेगा, उस मोमेंट पे क्या हो जाएगा, इक्वल वेलोसिटी हो गया था, अब इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इधर दिख नहीं रहा होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। सपोज ये v1 डैश हो गया और इसका या v2 डैश हो गया, और इसका सपोज या तो इधर जो भी मान ले v1 डैश हो गया, इसका वेलोसिटी ज्यादा, इसका वेलोसिटी कम है, दोनों क्या होगा, सेपरेट होगा। आई बात समझ में? देखो इस कोलिजन्स में क्या क्या हुआ समझना। पहले दोनों का अलग वेलोसिटी है, दोनों कांटेक्ट में आया, ये जो कुछ टाइम रहेगा ड्यूरिंग कोलिजन, जब जस्ट टच किया, कंप्रेशन हुआ, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम, फिर डिफॉर्मेशन कम होना शुरू होगा, फिर डिफॉर्मेशन जीरो, और जब डिफॉर्मेशन जीरो हो गया तब तक इसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया होगा, इसका वेलोसिटी कम, फिर दोनों सेपरेट करने लगे। समझ में आया? तो ये हुआ बिफोर कोलिजन्स, ड्यूरिंग कोलिजन्स, आफ्टर कोलिजन। क्लियर? लिख लेना बिफोर कोलिजन्स, ड्यूरिंग कोलिजन्स। इसमें भी ड्यूरिंग कोलिजन्स में ये अभी जो दिखाया v इक्वल किया, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन है, और ये आफ्टर कोलिजन। जो भी बच्चे ऑनलाइन में कनेक्टेड है वो ध्यान देना, जब कोलिजन हो रहा है बच्चों, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ दिस टू बॉडी सिस्टम, क्या एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वो तो इंटरनल होगा। क्या लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा? यस सर। तो जब भी कोलिजन हो रहा है बच्चों, जब हम जो सिस्टम ले रहे हैं, दो बॉडी सिस्टम ले रहे हैं, उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा है, जब तक एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा है, इंटरनल फोर्स है, एक बॉडी दूसरे बॉडी में फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा, लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। इज इट क्लियर? तो लिखो, यस सर। in collisions linear momentum will remain conserved। तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने जो अभी ये स्टेटमेंट बोली